गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियोज़ में हमने आप लोगों को वनों का विनाश क्यों और वन्य समाज और उपनिवेशवाद के विषय में बताया था। क्या क्या बच्चों? वन्य समाज और उपनिवेशवाद तथा वनों का विनाश क्यों नामक टॉपिक पर प्रकाश डाले थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वनों का विनाश क्यों में यह बताएंगे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में वनों का विनाश लगभग एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्थात आधुनिकीकरण के लिए किया गया। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए इसकी क्या वजह थी कि शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई, क्योंकि ये लकड़ी जो होती थी बलूत की, ओक की टिकाऊ लकड़ी होती थी और बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे। इसकी आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज नहीं बन पाते थे। यानी कि अंग्रेज़ों की जहाज किससे बनते थे? बलूत या ओक की लकड़ी से बनते थे। और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई जा सकती थी? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों 8th क्लास में कि अंग्रेज विभिन्न देशों में उपनिवेश स्थापित करने में कैसे सफल हुए। तो उनमें उनका जहाजी बेड़ा जो होता था उसका प्रमुख स्थान था। जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों ने उपनिवेश स्थापित किया उसमें उनके जहाजी बेड़े का विशेष योगदान रहा। और अब समस्या क्या हो गई बच्चों की जिससे जहाज बनता था वही लकड़ी अब विलुप्त होने लगी, यानी ख़त्म होने लगी। और अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे और अंग्रेजी सत्ता कैसे बचाई जा सकती थी? अब यह प्रश्न खड़ा हो गया। तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। तो जब यूरोप के जो उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, वहाँ बलूत या ओक के जंगल जब ना के कगार पर पहुँच गए तो अब इन लोगों ने क्या किया कि भारत की वन संपदा का सर्वेक्षण करने के लिए हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए एक खोजी दस्ता भेजा। कब भेजा? 1820 में। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। अर्थात ये जो दस्ता आया उसने यह पाया कि भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगलों में ओक के वृक्ष हैं। तो फिर क्या था बच्चों? ओक की कटाई शुरू हो गई और जो आपूर्ति यूरोप में ठप पड़ रही थी अब वह जारी हो गई, निरंतर चलने लगी। और 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार, अब थोड़ा और औद्योगिकीकरण का प्रसार हुआ तो क्या हुआ? रेलवे लाइनों का प्रसार शुरू हो गया और अब नई तरह की मांग बढ़ गई। कैसी मांग? पहले क्या थी? शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें। दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कौन कौन सी उद्देश्य? शाही सेना के आवागमन
यानी अंग्रेजों की सेना के आने जाने के लिए, साथ ही व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। तो औपनिवेशिक काल में किन किन चीज़ों के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी बच्चों? शुरू में बलूत के पेड़ों की किस चीज़ की आवश्यकता थी? हिंदुस्तान में जो दस्ते भेजे गए, खोजी दस्ते भेजे गए, वह बलूत के जंगल को ढूंढने के लिए भेजे गए थे। तो बलूत की लकड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि अंग्रेजी जहाज इसी से बनता था और अंग्रेजी जहाजी बेड़े के दम पर ही अंग्रेज दुनिया के विभिन्न देशों में उपनिवेश स्थापित कर पाने में सक्षम हुए थे और उपनिवेश को स्थायी बनाने के लिए भी जहाजी बेड़े का मजबूत होना अनिवार्य था। इसलिए इन जंगलों की खोज शुरू हुई और भारत में पर्याप्त मात्रा में बलूत के जंगल थे। अतः 1820 के दशक के पश्चात यहाँ से लकड़ी, यानी कौन सी लकड़ी, कौन से पेड़, बलूत के पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात किया जाने लगा। इसके पश्चात फिर आधुनिकीकरण थोड़ा और आगे बढ़ा तो रेल लाइन बिछाई जाने लगी। और रेल लाइन क्यों बिछाई जाने लगी? शाही सेना के आने जाने के लिए और व्यापार के लिए रेल लाइन ज़रूरी थी। और रेल इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में भी लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से लेकर के 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। तब अत्यधिक मात्रा में स्लीपर जो है रेलवे लाइन के लिए आवश्यक थे, जो कि किससे बनते थे? लकड़ी से बनाए जाते थे। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में शुरू किया गया और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी और 1946 में इन लाइनों की संख्या बढ़कर के 7,65,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। और रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ ही बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। तब जैसे जैसे रेल लाइन का प्रसार हो रहा था उसी अनुपात में पेड़ों की भी कटाई की जा रही थी बच्चों। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि 1760 और 200 स्लीपरों की आवश्यकता 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए होती थी और 1 मील लंबी, और यहाँ कितना बन रहा है? 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा रही हैं, जिनकी संख्या बढ़कर के 1946 यानी देश के स्वतंत्र होने से 1 वर्ष पूर्व कितनी हो गई? 7,65,000 किलोमीटर हो गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों की जब 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 स्लीपर या 2000 स्लीपरों की आवश्यकता हो रही है तो 7,65,000 लगभग 8 लाख स्लीपर किलोमीटर के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ी होगी। और स्लीपर किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से। तो अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ केवल एक प्रेसिडेंसी से 35,000 पेड़ काट लिए गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल साफ होते चले गए। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में औद्योगिक प्रसार के लिए अपने लाभ के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से जंगल कटवाने शुरू किए थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं बांस के बेड़े कासालांग नदी में बह कर जाते हुए, ये बांस का बेड़ा है जो कि
कासा लांग नदी में बह रहा है। चिट्टगांव पर्वतीय पट्टी पर है यह। और अब इतनी मात्रा में बांस जो है वो क्या हो रहा है, काटा गया है, जो कि बह रहा है, उसकी पट्टियाँ हैं। और इधर रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के शहतीर सहेजता हुआ हाथी। इतने लंबे चौड़े शहतीर बनाए जाते थे कि हाथियों से उठवाया जाता था। तो औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार विभिन्न उद्योगों में लकड़ी का प्रयोग होने की वजह से जंगलों का विनाश किया गया। अब है मुल्तान और सुक्कर के बीच इंसवेली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 200 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट 10 इंच और 5 इंच के कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख क्या है 6 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी, या कि 3 लाख क्यूबिक पेड़ से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ क्या है प्रतिदिन एक ट्रेन व 1 मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2 लाख कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,19,000 मन की ज़रूरत थी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होगी। और स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करते थे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झाड़ के जंगलों से लाया जाता था। दूसरी नई लाइन नार्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके लिए निर्माण के लिए हम इस संख्या में इसलिए गणना करते हैं ताकि आपको गलतफहमी न हो बच्चों। तो इधर से इकाई होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 22 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी। और इधर चित्र में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक में लकड़ी का लट्ठा लदा हुआ है और उस पर क्रॉस के निशान बने हुए हैं। और 1 मील लंबी रेत की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की ज़रूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3-5 स्लीपर बन सकते थे। तब एक पेड़ से केवल 3 से 5 स्लीपर बनते थे। तो आप कल्पना कर सकते हो बच्चों कि कितने सारे पेड़ों की कटाई की गई होगी। और इधर नीचे चित्र में आप देखें, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतें। तो लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण कराता था, जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिससे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए इन बड़े शहरों को जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं इन दोनों चित्रों में कि ये जो लकड़ी सिर पर लाद करके औरतें बच्चे आ रहे हैं तो वो कितना जगह लेंगे, यानी कि इनके पैरों के नीचे कितने पौधे आएंगे। और एक ट्रक, एक लंबा चौड़ा ट्रक जिस रास्ते से गुजरेगा उसके नीचे कितने वनस्पतियाँ दबेंगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल के पहले और औपनिवेशिक काल के बाद के जंगलों से वनस्पतियों के विलुप्त होने के कारणों को आप स्वतः देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब है बागान। तो बागान यानी कि जो बागानी कृषि होती थी उसके लिए भी पेड़ों की कटाई की गई, जंगलों को साफ किया गया, जिसमें यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने। और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का भारी मात्रा में क्या किया गया, साफ किया गया, यानी विनाश किया गया। इसके लिए चाय, कॉफ़ी, रबर
की बढ़ती मांग के लिए इन बागानी फसलों को लगाने के लिए प्राकृतिक वनों का भारी मात्रा में विनाश किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके ही विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। तो इनकी क्या हुई, बाड़ाबंदी कर दी गई। पहले जंगलों को जला दिया गया, फिर बाड़ाबंदी कर दी गई और वहाँ पर फिर चाय और कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। तो इस प्रकार बागानी कृषि के लिए भी क्या किया गया, जंगलों की सफाई की गई, यानी जंगलों का विनाश किया गया। अगला खंड क्या है बच्चों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पहले में क्या हुआ, शुरू में कि उद्योगों के विकास के लिए जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश किया गया। अब दूसरे चैप्टर में आप देखेंगे कि वानिकी यानी जंगलों को व्यापारिक दृष्टि से जो लगाया जाता है उसे वानिकी कहते हैं। तो व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई। तो कैसे हुई, ये आप देख सकते हैं चित्र में बच्चों। दोनों तरफ घने वृक्ष लगे हुए हैं। भारत और समकालीन विश्व इतिहास उत्तर प्रदेश मुद्रण द्वारा है। इटली स्थित टस्कनी में पोपलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है। एक पोपलर नामक वृक्ष है और दोनों तरफ सड़क जैसा ये दिख रहा है, गलियारा जैसा दिख रहा है। इसके दोनों तरफ क्या है, वृक्ष हैं। पोपलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए उपयोगी नहीं हैं। यानी ये वृक्ष क्या होते हैं, एकदम सीधे होते हैं और सीधे लकड़ी की आवश्यकता थी नाव बनाने के लिए, स्लीपर बनाने के लिए, लट्ठे बनाने के लिए। तो इसलिए फिर क्या किया गया कि व्यावसायिक दृष्टि से जंगलों को लगाया जाना शुरू किया गया, वृक्षों को लगाया जाना शुरू किया गया। इसी को व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत करते हैं। एक समान लंबाई वाले और सीधे लगे इन पेड़ों को देखें, यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया, यानी वैज्ञानिक तरीके से वृक्षों को लगाया जाने लगा। तो पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज़ और रेल की पटरियां बिछाने के लिए जंगलों को अंग्रेज़ों ने ज़रूरत से ज़्यादा साफ कर दिया। अंग्रेज़ों की इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों को अंधाधुंध काटने से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञों को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो बच्चों, जब वनों का अत्यधिक विनाश हो गया तब अंग्रेज़ों को लगा कि व्यापारियों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जंगल को नष्ट किया जा रहा है, अत्यधिक कटाई की जा रही है। तब उन्होंने क्या किया कि जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर सलाह लेने के लिए नियुक्त किया, सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया, जिसका नाम क्या था, डायट्रिच ब्रैंडिस। तो ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित अर्थ विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी जरूरी थी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं की चराई जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगा कर ही जंगल को लकड़ी उत्पाद के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। और इस तंत्र की अवमानना करने, पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। तो ब्रैंडिस ने सुझाव दिया बच्चों कि क्या किया जाए कि जंगलों को आरक्षित कर दिया जाए, मनमाने ढंग से जंगलों को न काटा जाए और साथ ही इसके विकास के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, किसी भी व्यक्ति को सजा, जंगलों की कटाई पर सजा दी जाए। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की।
और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई और यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। ये जो कतार में वृक्ष लगाए जाते हैं ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। तब एक जंगल जो होता था बच्चों, जंगल क्या है? विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का समूह माना जाता था। अब क्या हो रहा है कि वैज्ञानिक वानिकी के तहत सभी समस्त प्रकार के पौधों को हटा करके केवल एक विशेष प्रकार का वृक्ष लगाया जा रहा है। तो ये गलत है, पर्यावरण की दृष्टि से गलत है, पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से गलत है। तो इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों के बाद यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। और 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1878 में और दूसरा 1927 में। 1878 में जो संशोधन किया गया, जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। और सबसे पहले अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले जा सकते थे। किस वन से? सुरक्षित या ग्रामीण वन से ही लकड़ी ले जा सकते थे। आरक्षित वनों से लकड़ी नहीं ले जा सकते थे। तो इस प्रकार जो वन आरक्षित किए गए वो केवल सरकारी संरक्षण में ही रहते थे। फिर है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। अब यह जो नियम औपनिवेशिक सरकार ने लागू किया उससे लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, उसके विषय में अब हम प्रकाश डालते हैं बच्चों। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते थे। ये देहरादून के विश्वविद्यालय का चित्र है। और वैज्ञानिक वानिकी वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उसकी जगह नए पेड़ लगाने के लिए कहा जाता था, उसी को वानिकी कहा जाता है। जंगलों में महुआ का पेड़, महुआ आप सभी ने देखा है। तो जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत नहीं थी। जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, ऐसे ही पेड़ों की केवल वन विभाग को ज़रूरत थी जो सीधे हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्मों को काट डाला गया। जबकि ग्रामीण लोगों की निगाह में क्या था? जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों वनस्पतियों का समूह ही महत्वपूर्ण माना जाता था। किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से जो जंगल लगाए गए उसमें सीधे खड़े और एक ही किस्म के वृक्ष लगाए गए जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी उचित नहीं थे। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए प्रयोग में लाते थे। जैसा कि प्राचीन काल से ही आप सभी जानते हैं कि मनुष्य किस पर निर्भर था। शुरू में पाषाण काल में मनुष्य जंगलों पर ही निर्भर था। जो भी प्रकृति द्वारा उपलब्ध होता था वही मनुष्य खा करके रहता था। किंतु जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती चली गईं, लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो, दवाओं के लिए, जड़ी बूटियों के लिए लकड़ी का प्रयोग, खेती औजार बनाने के लिए बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका प्रयोग छतरी व टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। सूखे हुए कुम्हड़े
के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध था। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते थे। सियादी की लताओं से रस्सी, सेमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। तो इस प्रकार जो है जो प्राकृतिक जंगल थे वो वानिकी जंगल से अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनसे विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें पूरी होती थी। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। क्या हुआ बच्चों कि गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। और इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, रोज़मर्रा की गतिविधियाँ गैर कानूनी घोषित कर दी गईं। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और पकड़े जाने की स्थिति में क्या होता था, वन रक्षकों की दया पर होते थे, उनसे घूस लेने लगे। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार पनपा। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाले औरतें विशेष तौर से परेशान डरने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात हो गई। तो इस प्रकार के औपनिवेशिक काल में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार पनपा और वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम कृषि करने वालों पर पड़ा। झूम कृषि कौन करते थे, जंगल के पास रहने वाले लोग झूम कृषि करते थे। झूम कृषि के विषय में आप लोगों को बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जंगल के एक भाग को जला दिया जाता है और उस पर मानसून की पहली बारिश के साथ ही बीजों को बो दिया जाता है और पकने के बाद उसे काट करके फिर किसान आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरे जंगल में, फिर तीसरे जंगल में, फिर ऐसे ही स्थानांतरण कृषि होता रहता है। 2-4 साल बाद फिर किसान उसी स्थान पर आ जाता है। तो इसे झूम कृषि कहा जाता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में इस प्रकार की परंपरागत खेती होती है और अलग अलग नाम है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य एशिया अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितसेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतु कृषि के लिए घया, पेंदा, नेवड़, झूम, पोड़ू, खद्दाद और कुमरी ऐसे ही अनेक स्थानीय नाम दिए गए हैं। तो घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को, जैसा कि अभी नहीं बताया, काट दिया जाता है और बारी बारी फसल लगाया जाता है और फिर एक स्थान पर कृषि पकने के बाद दूसरे स्थान पर दूसरे साल फिर तीसरे स्थान पर। तो इस प्रकार ये जो स्थानांतरण कृषि करते रहते हैं, घुमंतु कृषि होती है, उसे ही झूम कृषि कहा जाता है। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ एक सालों के अंदर पर खेती की जा रही है जो ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते हैं, क्योंकि जब किसान जंगलों को जलाता था तो उसमें बहुत सारे वृक्षों भी आग की चपेट में आ जाते थे। तो साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती लकड़ी भी क्या होती है, फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा रहता है। घुमंती कृषि के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब करना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतु कृषि पर रोक लगाने का फैसला किया। तो बच्चों, जहाँ जहाँ उपनिवेश था, सरकार ने अपने लाभ के लिए इन कृषि कार्यों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध जताया। तो बच्चों, कुछ ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, अपना रास्ता बदल लिया। तो कुछ ने विद्रोह किया और उन्हें सजा भी औपनिवेशिक सरकार द्वारा दी गई। मछली मारने वाला लड़का, आप देख सकते हैं इस चित्र में, बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते थे। बांस के ट्रैप को जिसे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े है, बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चली आती थी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से ये प्राप्त करते थे बच्चों, जंगलों से प्राप्त करते थे। शिकार की आज़ादी किसे थी, जंगल संबंधी नए कानून में वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले लोग, सारे लोग जो होते थे वो हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे और यह पारंपरिक प्रथा अब क्या हो गई,
गैर कानूनी घोषित कर दी गई। यानी वनवासियों को शिकार करना मना कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट खेल बन गया। एक तरफ औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया बच्चों कि छोटे जानवरों के शिकार पर, जो कि वनवासियों के जीवन का आधार थे, रोक लगा दिया, किंतु अपने अधिकारियों के मनोरंजन के लिए बड़े जानवरों के आखेट का खेल शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों, जो बड़े जानवर थे, उनका शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। नवाब जो होते थे, राजा जो होते थे, इनका शिकार करना शान समझते थे। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों के शिकार का मजा लेते हुए चित्र दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने पर बढ़ा कि कई प्रजातियां लुप्त हो गई। इस चित्र में आप देख सकते हैं झूम कृषि के लिए जंगल जलाया जा रहा है। तो इसमें छोटे मोटे वनस्पतियों के साथ कुछ पेड़ भी नष्ट हो जाते थे, लेकिन जितना औपनिवेशिक सरकार द्वारा उद्योगों के लिए नष्ट किया जा रहा था बच्चों, उससे कम मात्रा में ही नष्ट होते थे। फिर भी अंग्रेज़ों ने विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगा दी। आप इस चित्र में देख सकते हैं बाघों को एक लाइन से सुलाया गया है। ये इनका शिकार बड़े बड़े अधिकारियों ने, अंग्रेज़ों के अधिकारियों ने किया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं हाथी पर सवार होकर के। तो नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग हैं, ये निरीक्षण कर रहे हैं। तो शिकार के कारण ये जो प्रजातियां थी ये लुप्त हो गई। अंग्रेज़ों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह माने जाते थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे, और बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। और 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और लगभग 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अगले जॉर्ज यूल रीडिंग के बाद जॉर्ज यूल अफसर जो थे, 400 बाघों को मारा अकेले उसने। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफ़ी समय के बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। तो अंततः जब ये प्रजातियां विलुप्त होने लगी बच्चों, तब पर्यावरणविदों द्वारा यह आवाज़ उठाई गई कि इन प्रजातियों का संरक्षण किया जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। तो जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों के व्यापार करने लगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ लोगों ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया, तो कुछ लोगों ने थोड़ा विरोध किया और कुछ लोगों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। महज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को आया। मतलब दुनिया भर के सभी लोग, जो जंगली वनवासी जातियाँ थी, जहाँ पर उपनिवेश अंग्रेज़ों का था, सब जगह यही नज़ारा देखने को मिला। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुनदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया, और कालांतर में व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। तो प्रवासी लोग क्या करते थे, वनवासी लोग क्या करते थे बच्चों, कि जो व्यापारी होते थे उनके लिए वृक्षों से लेटेक्स, जो रबर के वृक्ष होते थे उनसे लेटेक्स एकत्रित करने का काम इन
वनवासियों से व्यापारी लोग करवाने लगे और ये उद्योग धंधों के रूप में मजदूरों के तरह खटने लगे, काम करने लगे। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल आदि का व्यापार शुरू से ही भारत में किया जाता था। ये आदिवासियाँ वनवासी जातियाँ शुरू से ही भारत में इनका व्यापार करती थी, किंतु इनके जीवन शैली में परिवर्तन आया। शुरू में ये अपने मन से करती थी, किंतु बाद में मजबूरन इनको ये व्यापार अपनाने पड़े। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार, जो कि आदिवासियां करती थी, जंगली जातियां करती थी, अब बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोर्रावा, कराचा व एरकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा, जिन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू किया, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया और वे सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब मनुष्य के पास कोई काम धंधा न हो तो वह मजबूरन जो भी काम सामने मिलेगा पेट पालने के लिए उसे करना ही पड़ेगा। मनुष्य करता ही है। तो यही हाल इन वनवासियों का था। जब पूरे जंगल अंग्रेज़ों के संरक्षण में चले गए तो इनके उद्योग धंधे, जो ये जंगलों पर आश्रित उद्योग धंधे करते थे, सब अंग्रेज़ों के संरक्षण में हो गए और इनके काम काज, आवास सब छीन लिए गए और विभिन्न प्रकार के कानून उन पर थोप दिए गए। तो कुछ ने क्या किया, विरोध किया, कुछ ने आत्मसमर्पण किया और कुछ ने अपना रास्ता बदल लिया। और ये जो स्वयं व्यापार करते थे अब व्यापारियों के नौकर बन गए। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बड़े बड़े व्यापारियों को वन उत्पादों के व्यापार करने का ठेका दे दिया था और इन्हीं ठेकेदारों के अंदर रह करके, श्रमिक बन करके ये वनवासी कार्य करने लगे। और फिर क्या हुआ कि काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव, छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरत दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब थी। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं होती थी। अर्थात इन मज़दूरों की ज़िंदगी जो होती थी वह बंध जाती थी, इसीलिए इन्हें बंधुआ मज़दूर भी कहा जाता था। बच्चों, ये जो मज़दूर होते थे ज़बरदस्ती काम पर लगा दिए जाते थे और एक बार जो इन बागान मालिकों के पास श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए चला जाता था तो फिर वापसी जो होती थी वह बहुत ही कठिन होता था, क्योंकि ये बांड पर भेजे जाते थे, ठेके पर भेजे जाते थे और जब तक ठेका पूरा न हो तब तक मज़दूर अपने घर वापस नहीं जा सकता था। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जंगलों के विनाश से वनवासियों को अपार कष्ट का सहन करना पड़ा और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त क्षेत्रों में ये जंगली जनजातियाँ
बुरी तरह प्रभावित हुई। इनके आवास छीन गए, इनके रोजगार छीन गए और इन्हें अंग्रेज़ों ने अपराधी घोषित कर दिया और इनको मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा। इनकी जीवन शैली बदल गई और जब जंगलों का अत्यधिक विनाश हो गया औद्योगिकीकरण के लिए, शहरीकरण के लिए, तो इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने पुनः वैज्ञानिक तरीके से जंगल लगाने शुरू किए, किंतु पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से ये जंगल जो है वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनमें केवल एक ही किस्म के वृक्ष लगाए जाते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से यह उचित नहीं है, क्योंकि जंगल जो होता है, जंगल की परिभाषा ही बच्चों की सघन वनस्पतियों का समूह जो स्वतः पृथ्वी पर उगते और विकसित होते हैं, उसे ही जंगल कहा जाता है, न कि वैज्ञानिक तरीके से लगाए गए पेड़ को। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि वन विनाश क्यों किया गया और वन विनाश के पश्चात वनवासी जातियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाते हुए अंग्रेज सरकार ने किस प्रकार वन उत्पाद पर अपना अधिकार किया और क्यों किया, यह सब आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे बच्चों। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारा टॉपिक होगा वन विद्रोह।